दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत इस वीडियो में हम संदर्भ समूह तथा समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले संदर्भ समूह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद समिति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? स्टाउफर, शेरिफ एवं शेरिफ, हाइमन या फिर आर के मर्टन द्वारा? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइमन के द्वारा। दोस्तों, संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हाइमन के द्वारा 1942 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में प्रस्तुत की गई थी। इसका उपयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के अध्ययन के संदर्भ में किया था और इस संदर्भ में उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का व्यवहार उच्च वर्ग के आने वाले बच्चों से मिलता जुलता था और निम्न वर्ग के बच्चे अपने समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं करके एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार कर रहे थे जिसके वे सदस्य नहीं थे। हाइमन के अनुसार उच्च वर्ग वाले बच्चों का समूह निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य कर रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो हाइमन के अनुसार उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बच्चों के लिए संदर्भ समूह हुआ और हाइमन के पश्चात कई मनोवैज्ञानिक जैसे मुजफ्फर शेरिफ, न्यूकाम्ब ने संदर्भ समूह का शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या का श्रेय आर के मर्टन को जाता है। तो संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हाइमन के द्वारा प्रस्तुत की गई, लेकिन इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या आर के मर्टन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदर्भ समूह की अवधारणा से सबसे पहले किसने परिचय करवाया? तो सही उत्तर है हाइमन ने। दोस्तों, प्रसिद्ध विचारक हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा से परिचय कराया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एकदम निश्चित रूप से हाइमन ने किया था। आप जान लीजिए कि संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले हाइमन ने किया और उनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसमें हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों एच हाइमन और आर के मर्टन ने। आप देख लीजिए कि संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण हाइमन हाइमन और आर के मर्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया, लेकिन समाजशास्त्रीय व्याख्या आर के मर्टन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। देखिए, पहला है कि संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। और संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपने और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। तो हाइमन या हर्बर्ट हाइमन ने दोस्तों रेफरेंस ग्रुप जैसे शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? इसको संदर्भ समूह इसलिए किया जाता है क्योंकि ये समूह किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति न सिर्फ अपनी स्थिति का मूल्यांकन करता है, बल्कि दूसरों की हैसियत का भी मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थबोध कराता है? तो बिल्कुल, एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है उसे रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह कहते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है उसे रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया? देखिए, जे फ्रेजर, आर ब्राउन, आर के मर्टन या आर एरोन ने। तो सही उत्तर है
आर के मर्टन ने। दोस्तों, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेफरेंस ग्रुप के बीच आर के मर्टन ने अंतर किया है और प्रसिद्ध अमेरिकन समाज वैज्ञानिक न्यूकाम्ब ने संदर्भ समूह सिद्धांत के क्षेत्र में सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह जैसी अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। किसी व्यक्ति का सकारात्मक संदर्भ समूह वह है जिसके प्रचलित नियम, कानून, मूल्य आदि को वह सही मानता है और उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। नकारात्मक संदर्भ समूह किसी व्यक्ति के लिए वह संदर्भ समूह है जिसके प्रचलित नियम, कानून और मूल्य को वह न सिर्फ अस्वीकार करता है बल्कि प्रायः उस समूह के प्रचलित नियमों और मूल्यों के विपरीत नियम तथा मूल्यों को स्वयं मानता है या अपने समूह में उसको प्रचारित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदर्भ समूह को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? तो आप जानते हैं आर के मार्टन के द्वारा दोस्तों संदर्भ समूहों को सकारात्मक और नकारात्मक जो है दोस्तों संदर्भ समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो ये है रिलेटिव डिप्रीवेशन। तो देखिए दोस्तों, सापेक्षिक अभावबोध की संकल्पना को आर के मार्टन ने प्रस्तुत किया है। संदर्भ समूह के संबंध में तुलनात्मक वंचन या अभाव की दशा अथवा सापेक्षिक अभावबोध की अवधारणा आर के मार्टन का बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदान है। उन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में तुलनात्मक अभाव की अवधारणा पर विशेष प्रकाश डाला है और अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे वे अक्सर यह सोचते थे कि अविवाहित सिपाहियों की तुलना में उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता है। उनके ऐसा सोचने का आधार ये था कि वे अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है अमेरिकन सोल्जर। मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? देखिए, ईर्ष्या, तुलना, तुलनात्मक अभावबोध या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है तुलनात्मक अभावबोध से दोस्तों संदर्भ समूह के मुख्य आधार का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सापेक्ष वंचना किसका आधार है? सापेक्ष वंचना आधार है किसका, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही उत्तर है सापेक्ष वंचना संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप सिद्धांत का आधार है। दोस्तों, सापेक्ष वंचना से तात्पर्य ऐसे वंचना या अभाव से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की तुलना में कुछ अभाव का अनुभव करता है, तब सापेक्ष वंचना होती है और ये संदर्भ समूह सिद्धांत का आधार होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने जाति गतिशीलता और गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? के गॉफ, एल ड्यूमा, वाई वी दामले या जी एस घुरिये? तो सही उत्तर है वाई बी दामले। दोस्तों, वाई वी दामले ने जाति की गतिशीलता की व्याख्या करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है। यस्सी दुबे, रॉबर्ट पार्क, एफ जी बेले या वाई सिंह? तो सही उत्तर है रॉबर्ट पार्क। दोस्तों, एम सेरिफ ने व्यक्ति की सीमांतता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक सीमांत व्यक्ति वह है जो, आप देखिए, एक सीमांत व्यक्ति वह है जो अपने समूह के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए पराये समूह के मूल्यों को आंतरिक रूप में स्वीकार करता है और यही द्वंद्वात्मक स्थिति उसकी सीमांतता का द्योतक है। दो विरोधी संदर्भ समूहों के बीच पड़ जाने की स्थिति भी सीमांतता को प्रकट करती है और इस अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय स्टोनविस्ट और बाद में रॉबर्ट ई पार्क का जाता है। तो रॉबर्ट ई पार्क ने समाजशास्त्र में सीमांत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों रेफरेंस ग्रुप के बाद समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? समिति, संस्था, समुदाय या बाह्य समूह? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समिति। दोस्तों, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे समिति कहा जाता है।
और देखिए इसको इंग्लिश में एसोसिएशन कहा जाएगा। समिति के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिसको पूरा करने के लिए ये स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, एक समिति कहा जाता है जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संघ या समिति। तो लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है उसको संघ या समिति कहा जाता है। तो संघ या समिति की रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है और समिति का निर्माण आप जान लीजिए हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? सामान्य उद्देश्य, स्वतः विकास, विशिष्ट उद्देश्य या अनिवार्य उद्देश्य? तो दोस्तों आप जानते हैं समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति पर आधार पर किया जाता है और किन्हीं न किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि समिति या संघ का संबंध दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? पहला है इसका उद्देश्य होता है, दूसरा है औपचारिक नियम, तीसरा सहयोग और चौथा अस्थायी प्रकृति। तो अस्थायी प्रकृति इसकी विशेषता नहीं है। समिति की प्रमुख विशेषताओं में व्यक्तियों का समूह, निश्चित उद्देश्य, विचारपूर्वक स्थापना, एक निश्चित संगठन, औपचारिक नियम, सहयोग, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति और औपचारिक संबंध जो हैं समिति के उद्देश्यों में विशेषताओं में शामिल हैं। अस्थायी प्रकृति इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? लोगों का एकत्रीकरण, निश्चित उद्देश्यों का होना, वैकल्पिक सदस्यता या अस्थायित्व? तो आप जानते हैं अस्थायित्व दोस्तों समिति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? देखिए व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता या सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो सही उत्तर है सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, ये समिति की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय या संस्था? आपको बताना है कि किसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों समिति की सदस्यता, समिति या संघ की सदस्यता जो है वो ऐच्छिक होती है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है किससे? समुदाय, समिति, संस्था या उपर्युक्त में से किसी से नहीं? तो सही उत्तर है ऐच्छिक सदस्यता समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? आपको बताना है। कॉलेज, गांव, राजनीतिक दल या समाज सुधार संगठन? तो सही उत्तर है गांव। दोस्तों व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, विद्वत समाज, शिक्षक समिति, प्रार्थना समाज, मजदूर संगठन, परिवार, कॉलेज, महिला संगठन, समाज सुधार संगठन, व्यायामशाला, ये समिति के उदाहरण हैं, जबकि गांव जो है ये समुदाय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? आपको बताना है। समिति का एक लक्षण नहीं है। लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता या आदर्श मानदंडों का अनुसरण? तो सही उत्तर है आदर्श मानदंडों का अनुसरण दोस्तों ये समिति का लक्षण नहीं है। संस्था में आदर्श मानदंडों का अनुसरण किया जाता है। शेष विशेषताएं समिति की हैं। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसमें इस प्रश्न को गलत बताया था, लेकिन जब ये यूजीसी नेट में पूछा गया तो इस उत्तर में संस्था ने विकल्प डी माना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी समिति के लक्षणों में क्या नहीं है, आदर्श मानदंडों का अनुसरण माना है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण है कि समिति समूह होता है लेकिन संस्था नियम और कार्यप्रणाली। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आप देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकाइवर और पेज दोस्तों इन्होंने लिखा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के। समिति से मनुष्य के एक संगठित समूह का बोध होता है जबकि संस्था से एक कार्यप्रणाली का। परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल ये व्यक्ति समूहों के रूप में समितियां हैं और नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों के साँचे के रूप में संस्थाएं हैं।
अगला प्रश्न भी दोस्तों कथन और कारण से है। देखते हैं। प्रश्न है, कथन है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ये तो सही है। दूसरा है कि समिति समूह की परिचायक है, जबकि संस्था ढंग और कार्यविधि की। तो बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस संबंध में मैकाइवर और पेज का स्पष्टीकरण बहुत ही क्लियर है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम समिति के सदस्य होते हैं न संस्थाओं के। तो खाली जगह में यहाँ पर क्या भरना था? तो सही उत्तर समिति हो जाएगा। दोस्तों मैकाइवर और पेज ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इसलिए जो खाली स्थान है वहाँ पर समिति हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ये कथन किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मैकाइवर एवं पेज का कथन है दोस्तों, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। अगला प्रश्न है कि कौन सा समाजशास्त्री इस कथन से संबंधित है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो सही उत्तर है मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किसने दिया है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज का विचार है कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो आप चारों कथन आप जब मिलाएंगे तो इसमें आपको लगेगा कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि मैकाइवर और पेज का ये कथन भी है। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों, कार्यप्रणालियों की एक संस्था है। यही कारण है कि समिति मूर्त होती है, जबकि संस्था अमूर्त होती है। इसे स्पष्ट करते हुए आर्यम मैकाइवर ने कहा है कि वी बिलोंग टू एसोसिएशन नॉट टू इंस्टीट्यूशन, यानी हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। विवाह, राज्य, विश्वविद्यालय, धर्म, महाविद्यालय, परिवार, जाति, अस्पताल, लोकसभा आदि संस्था है, किंतु यदि इन्हें संगठित समूह के रूप में देखा जाए तो समिति भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किसने दिया है? तो सही उत्तर है ये कथन आर्यम मैकाइवर और सी एच पेज का है कि हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। अगला प्रश्न है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आप देख भी सकते हैं। कई बार पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं उनमें कई बार ये प्रश्न पूछ लिया है। तो मैकाइवर एवं पेज हैं सही उत्तर। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी अधिक है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये मैकाइवर एवं पेज का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है कि समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ये किसने कहा है? तो देखिए ये मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और इसी की व्याख्या करते हुए आगे उन्होंने लिखा है कि समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। दोस्तों मैकाइवर पेज का कहना है कि जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि एक कार्यप्रणाली या प्रोसीजर के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। जब हम कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को एक समूह मात्र मानते हैं तब हम उसके समिति पक्ष को चुनते हैं, और जब हम उसे शिक्षा प्रणाली मानते हैं तो उसकी संस्थागत विशेषताओं को चुनते हैं। हम एक संस्था से संबंधित नहीं हो सकते हैं। हम विवाह का संपत्ति संबंधी प्रणालियों से संबंधित नहीं होते, लेकिन परिवारों, राज्यों और कभी-कभी कामगारों से अवश्य संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। समिति सदस्यता को इंगित करती है,
संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। ये किसका कथन है? मैकाइवर एवं पेज का कथन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर एक विचारक हैं, टॉनीज। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। टॉनीज ने दोस्तों आधुनिक औद्योगिक समाज या मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया है। गेमिन साफ्ट और गैसेल साफ्ट अवधारणाओं का प्रयोग एफ टॉनीज ने 1887 में अपनी पुस्तक जेमिस क्राफ्ट एंड गेलिस क्राफ्ट यानी गेमिन्स साफ्ट एंड गेलिस साफ्ट में किया। जर्मन भाषा के इन दोनों शब्दों का अर्थ समाज में समुदाय और समिति के रूप में किया जाता है। उन्होंने परंपरागत समाज को समुदाय और आधुनिक औद्योगिक समाज को समिति माना है। अगला प्रश्न है, गेमिन साफ्ट और गेसेल साफ्ट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जर्मन भाषा की शब्दावली है, कभी भी पूछा जा सकता है। गेमिन साफ्ट एंड गेसेल साफ्ट समाज के दो प्रकार हैं। ये विवेचना किसने की है? तो उत्तर है टॉनीज ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, समुदाय के लिए गेमिन साफ्ट और समिति के लिए गेसेल साफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो सही उत्तर है एफ टॉनीज ने दोस्तों, जो कि एक जर्मन विचारक और समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने समुदाय के लिए गेमिन साफ्ट और समिति के लिए गेसेल शाफ्ट शब्द का प्रयोग किया है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप देख सकते हैं गेमिन शाफ्ट और गेसेल शाफ्ट की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? तो याद कर लीजिए टॉनीज ने। और गेमिन शाफ्ट शब्द का प्रयोग किस अवधारणा को समझने के लिए किया गया है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, गेमिन शाफ्ट शब्द का प्रयोग समुदाय को समझने के लिए किया गया है। गेमिन शाफ्ट का अर्थ होता है समुदाय और गेसिल शाफ्ट का अर्थ समिति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज की अवधारणा को समझने के लिए गेसल सेफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आप जानते हैं एफ टॉनीज ने। और गेमिन शाफ्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गेमिन शाफ्ट का अर्थ दोस्तों समुदाय होता है। और ये भी जान लीजिए कि ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, गेसेल शाफ्ट का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है समाज या समिति। ये गेसेल शाफ्ट का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, एक पार्क में टहलने वाले व्यक्ति, श्रमिक संघ, वोट क्लब और टेनिस क्लब। तो सही उत्तर है दोस्तों एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति ये समिति नहीं है, क्योंकि पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति समिति की विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अतः वे किसी समिति का निर्माण नहीं करते। जबकि श्रमिक संघ, वोट क्लब एवं टेनिस क्लब के समिति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? देखिए, दहेज प्रथा, श्रमिक संघ, विवाह या नातेदारी। तो सही उत्तर है श्रमिक संघ। दोस्तों श्रमिक संघ जो होते हैं ये समिति के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है आपको बताना है। जाति, वर्ग, श्रमिक संघ या गांव। तो सही उत्तर है श्रमिक संघ दोस्तों, ये समिति यानी जो है समुदाय का उदाहरण है। समिति या जो है समिति और संस्थाएं दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इस पे आप जानते भी हैं समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा के प्रकार का बोध होता है, और ये कथन मैकाइवर का है। तो समिति जो है गठित की जाती है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, कोई विशेष उद्देश्य। तो ये श्रमिक संघ समिति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको समिति कहते हैं। ऐसे समूह जो अस्थाई या चिरस्थाई नहीं होते बल्कि उद्देश्यों की पूर्ति के साथ समाप्त हो जाते हैं, उन्हें समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्डस और मैकाइवर। तो सही उत्तर है बोगार्डस। दोस्तों प्रसिद्ध समाजशास्त्री और विचारक बोगार्डस के अनुसार साधारणतया किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है। एम जिन्सबर्ग का कहना है कि समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य संगठन बना लेते हैं,
और इसी प्रकार गिलिन तथा गिलिन के अनुसार समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए परस्पर संबद्ध होते हैं और मान्यता प्राप्त स्वीकृत कार्यप्रणालियों तथा व्यवहार के द्वारा संगठित रहते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की ये परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर है बोगार्डस की परिभाषा है दोस्तों। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर एक साथ कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं कि व्यक्तियों का समूह जो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है वो समिति कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आप देखिए, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है, बिल्कुल सही है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ये सही नहीं है। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है और समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों के द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों समिति जो है उसका संबंध व्यक्तियों से है जो मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। संस्था पद्धतियों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है, अतः विकल्प बी सही नहीं है, शेष विकल्प आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है, ये कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या आंशिक रूप से असत्य है? तो दोस्तों, एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। समुदाय के अंदर अनेक समितियां होती हैं, एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समुदाय में अंतर्निहित है, यह कथन सत्य है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आपने रेफरेंस ग्रुप और समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी पीजीटी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।